नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि तमाम नवीन तकनीकी जानकारियों से आपको रूबरू करा सकें, ताकि आपके जो अनुभव हैं, आपकी जो कला है, वो और भी निखर के आ सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी हम ऐसी ही कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, आपका स्वागत है कृषि समाचार में। सबसे पहले मुख्य समाचार। बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की योजना, गेहूं के उत्पादन में कड़े खरपतवार नियंत्रण और किसानों के लिए बेहद उपयोगी सट्रा रिपर मशीन। किसानों की फसलों को कैसे सुरक्षित बचाया जाए, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विविध प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विभाग पूरी तरह से इस उद्देश्य को समर्पित है। पिछले दिनों पत्रकारों से बातचीत करते हुए माननीय कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने बताया है कि बीजों के उत्पादन के लिए राज्य के 10 जिलों में कृषि विभाग के भूमि पर विविध एजेंसियों के द्वारा सरकार की बीज उत्पादन करवाई जाएगी, वहीं जिससे बीज उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर हो पाएगा। कि हम लोगों ने जो है सीड उत्पादन के लिए भी जो कृषि विभाग का हमारा जमीन था, हम लोगों ने पीपीपी मोड पे जो है दिया है, जिसमें 10 ऐसे जिले हैं जिसमें हमने दे दिया, टेंडर हो गया, प्राइवेट सेक्टर को हमने दे दिया है सीड उत्पादन के लिए। और अभी तत्काल कुछ दिन में फिर हम 10 जिले को जो है देंगे। पशुपालक भाई बहनों, इन दिनों ठंड काफी बढ़ गई है। दिन प्रतिदिन और रात के तापक्रम में काफी अंतर देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में पशु के शरीर की क्रिया प्रभावित होती है। ठंड से बचाव के लिए शाम से पहले आप उनके घरों में ले आए और जूट के बोरे में ढक दे। कमरे को बंद रखें जिससे कि बाहरी ठंडी हवा प्रवेश ना कर सके, क्योंकि ठंड में कई बीमारियां होने की संभावना रहती है। विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के सह प्रधानाध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार। सूरज की रोशनी आपके गौशाला में, पशुशाला में सीधा आनी चाहिए। दिन में धूप होने के बाद ही पशु को बाहर निकालें। रात में अलाव की व्यवस्था रखें, ओढ़नी अवश्य ही रखें। स्वच्छ ताज़ा पानी पिलावें, ठंडा पानी उन्हें हरगिज न दें पीने के लिए, और ठंडा खाना न दें, अर्थात ताज़ा सानी पानी लगा कर दें। किसान भाई बहनों, अगर आप केले की खेती करने जा रहे हैं तो टिश्यू कल्चर से तैयार किया हुआ G9 प्रभेद उन्नत और लाभकारी है। हमारे क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुरूप इस प्रभेद की उत्पादन क्षमता बाजारों में ज्यादा लाभ देने वाली है। केला सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फल है। खास बात यह है कि अन्य फलों की तुलना में केला सस्ता होता है। केले में पाए जाने वाले विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अगर आप शरीर कमजोरी से जूझ रहे हैं तो केले को अपनी डाइट में शामिल करें। केला में विटामिन ए, विटामिन बी और मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन B6, थायमिन, राइबोफ्लेविन भी होता है। केले में पोटेशियम पाया जाता है जिससे हमारी मसल्स में क्रैम्प नहीं आते हैं। केले में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो हमारे शरीर को एनर्जेटिक रखता है और हम थकान महसूस कम करते हैं। सफलता की इस कड़ी में आज हमारे साथ ग्राम सैदपुर पटेल, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान महेश प्रसाद सिंह। इन्होंने 1 बीघा में पत्ता गोभी, फूलगोभी और टमाटर की खेती की है। इन दिनों के मौसम में ये फसलें लगाकर लागत के मूल से 2 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनके अनुभव। गोभी का खेती करते हैं, बंदा के खेती करते हैं। 1 बीघा के लगभग है गोभी, बंदा है 1 बीघा, टमाटर भी है 10-15 कट्ठा। 20 खाद हम अथी वाला डालते हैं, बर्मी कंपोस्ट है, जैविक के भी डालते हैं, वही सब डाल करके उपजाते हैं। किसान भाई बहनों, आपने अभी खेतों में गेहूं लगा रखा है तो उन गेहूं फसलों को खरपतवार के नियंत्रण पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे जहां फसल को पूरी पोषण मिलेगा, वहीं इसके नियंत्रण से समय पर फसलों में गेहूं की बालियां भी आएगी। किसान भाई बहनों, फसल अवशेषों को काटने के लिए बाजार में कई कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। सट्रा रिपर फसल अवशेषों को काटने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कृषि उपकरण है। ये कृषि यंत्र एक साथ 3 तरह के काम करता है। इसमें काटना, थ्रेशिंग करना और
पुआल साफ करना या भूसा बनाना शामिल है। इसका प्रयोग ट्रैक्टरों के साथ किया जाता है, जो कि शानदार काम करता है और ईंधन की खपत भी कम होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाकागंज पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5200 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना अपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आपने सुनी कहानी अपने ही एक सफल साथी के सफलता की। कोशिश होगी कि अगली कुछ कड़ियों में आपकी सफलता की कहानी हम आपके दूसरे साथियों तक पहुंचा सकें। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, जहां हम बातें करेंगे आलू की पछेती फसल की बुआई और इसके विविध किस्मों की। तो आइए जानते हैं इस बारे में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है पिछेती आलू की फसल की बुआई करते समय किस्मों का चयन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारी विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर सरला यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र पटना से हैं। मैम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पिछेती आलू की फसल की तैयारी करते समय किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और कब करना चाहिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र पटना में इस समय जो है आलू की जो पिछेती फसल के लिए प्रजातियां हैं वो कुफरी बादशाह और कुफरी सिंदूरी। कुफरी बादशाह जो है सफ़ेद कंद की फसल है और कुफरी सिंदूरी लाल कंद इसके होते हैं। तो इन दो प्रजातियों की बुवाई आप कर सकते हैं और ये जैसा कि मैंने बताया कि दिसंबर के मध्य तक ही इनकी बुवाई की जा सकती है। और बुआई करने से पहले जैसा कि पूछा गया है कि क्या क्या प्रबंधन करना है, क्या क्या शस्य क्रियाएँ करनी हैं, तो सबसे पहले तो खेत की अच्छे से तैयारी करनी होती है। 1 या 2 गहरी जुताई करनी होती है और जुताई करने के बाद जब भी आप जुताई करें पाटा ज़रूर दें। इससे क्या होता है, जो भी खेत में डेले वगैरह हैं वो टूट जाते हैं और मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है। आलू की फसल में जो है भुरभुरी मिट्टी की अपनी महत्ता है, क्योंकि अगर अच्छे से मिट्टी को हम तैयार करते हैं, खेत को तैयार करते हैं, तो उसमें कंद जो बनने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और जब 1-2 गहरी जुताई कर लें उसके बाद 2-3 हल्की जुताई करके पाटा दे करके खेत को समतल करना चाहिए। उसके बाद मेड़े बनाते हैं और मेड़ों पे हम कंदों की बुआई करते हैं। जो कंद हम बोते हैं वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बोते हैं। कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर होती है। मैम, अब हमें ये बताइए हमारे किसान भाइयों को, कंद की बुआई करते समय सिंचाई कब करनी चाहिए और उर्वरक की मात्रा कितनी डालनी चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो भी हम फसल लेते हैं उसमें उर्वरक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं आलू की फसल लेने से पूर्व, तो उस समय यदि आपने हरी खाद नहीं ली है,
मतलब जब हम मई जून के महीने में हरी खाद बोते हैं ढैंचा के रूप में या फिर सनई के रूप में या फिर ग्वार के रूप में, अगर आपने नहीं ली है तो 25 से 30 टन सड़ी हुई गोबर की खाद हम खेत की तैयारी के समय डाल देते हैं। और यदि आपने हरी खाद ली है तो ये जो गोबर की खाद है ये डालने की आवश्यकता नहीं, यदि उपलब्ध है तो डाल सकते हैं, उससे कोई हानि नहीं होती। और जो रासायनिक उर्वरक हैं वो 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटेशियम की मात्रा हम लेते हैं। सरला जी, जब हमारी जो फसल तैयार हो जाती है आलू की फसल, तो आलू की फसल तैयार होने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें कीड़े लग जाते हैं, लेकिन जब लग जाते हैं उसमें कौन सा कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए? क्या घरेलू कोई उपचार है? तो हमारे किसान भाइयों को बताइए। आलू की फसल में 2 तरह की कीट लगते हैं। एक तो जो पत्तियां हैं उनका रस चूसने वाले कीट होते हैं, इसमें जो है सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई का आपने नाम सुना होगा, और यह सफ़ेद मक्खी है जो बहुत सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं आलू की फसल में उनको फैलाती है। एक पौधे का उसने रस चूसा, फिर उसके बाद दूसरे पौधे में बैठी उसका रस चूसा, इसी से जो है विषाणु उस पौधे में पहुंच जाता है और फिर उसके बाद वो पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, सिकुड़ जाती हैं, तो ये विषाणु जनित बीमारियां होती हैं। दूसरा जो एक कीट लगता है वो कटुआ कीट कहते हैं। वो क्या करता है, तने से ही पौधे को काट देता है। तो दोनों के लिए अलग अलग उपचार की आवश्यकता होती है। यदि पत्ती चूसक कीड़े लगते हैं तो उसमें जो है इमिडाक्लोप्रिड दवाई का नाम है, जो 4 ml दवाई लेते हैं और उसको जो है 10 लीटर पानी में घोल लेते हैं और फिर छिड़काव करते हैं। सरला जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आलू की फसल तैयार हो गई है तो उसकी हम खुदाई कब करें और खुदाई करते समय किन किन बातों पे हमारे किसान भाई ध्यान देना चाहिए? जो पिछेती किस्में होती हैं इनकी खुदाई आप फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के मध्य तक आप कर सकते हैं। खुदाई करने से पहले जो हमने जिस खेत में इनकी बुआई की है उनमें 2-4 पौधे खोद करके देख लेना चाहिए। यदि जो कंद का आकार है और जो उसका साइज़ है, अगर लगता है आपको कि आपके मतलब ज़रूरत के हिसाब से हो गया है तो आप उसकी खुदाई कर सकते हैं। खुदाई से पहले जैसा पूछा गया क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खुदाई से 10 दिन पहले ही हमें पानी सिंचाई नहीं करनी है, ताकि अगर हमने पहले सिंचाई की है तो हमें सिंचाई रोक देनी है और 10 दिन बाद ही हम खुदाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि अगर हम उसमें सिंचाई करते रहेंगे तो खेत गीला रहेगा। खेत गीला होने की वजह से फिर क्या होगा, जो कंद हैं उनमें बहुत सारी मिट्टी लगी होगी, उतने साफ़ कंद नहीं होंगे, उनके सड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हमें 10 दिन पहले सिंचाई रोकनी है, उसके बाद जो है हम खुदाई कर सकते हैं। खुदाई करने के बाद जो सावधानी बरतनी है वो इस तरह खुदाई करनी है कि कंद कम से कम कटें। सरला जी, आपने हमारे किसान भाइयों को पिछेती आलू के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार खरपतवारों के कारण फसल को काफ़ी नुकसान होता है और आपको वो लाभ नहीं मिल पाता जो आप ले सकते हैं। तो गेहूं की फसल में कैसे करें खरपतवार प्रबंधन, इसके बारे में अब लेते हैं जानकारी इस अगली भेंटवार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से। किसान बंधुओं नमस्कार। गेहूं के पौधा के निकलते ही इसके साथ में खरपतवार का निकल जाना बहुत आम बात है। किसान बंधु, मैं अगर खरपतवार कह रहा हूँ, इसका साधारण मतलब यह है कि जो घास या बथुआ या जिसको जंगली घास कहते हैं, इसको हम खरपतवार कहते हैं। अगर इसको आप तुरंत भर में अगर इसको नियंत्रित नहीं करते हैं तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है, गेहूं का उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान बंधुओं, आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप जैसे ही आपको खरपतवार दिखे उसके नियंत्रण करने के उपाय ढूंढने लगें। तो इसका क्या उपाय है, कौन सा तौर तरीका है, इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है गेहूं में खरपतवार नियंत्रण। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवान के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षा BR। डॉक्टर हर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। इस सवाल के साथ चर्चा को शुरुआत करता हूं कि जब जैसे ही हमारे किसान बंधुओं को दिखे कि खरपतवार गेहूं में हो गया है तो वो क्या करें, कौन सा तौर तरीका अपनाएं कि तुरंत भर में ये नियंत्रित हो जाए? गेहूं रबी फसलों में एक प्रमुख फसल माना जाता है। इसके कल्टीवेशन बहुत लंबे स्तर पर और बहुत ही जगह में बिहार राज्य में किया जाता है।
अभी वर्तमान में इस फसल में बहुत सारी चुनौतियां हम देख रहे हैं। उसमें एक है खरपतवारों का समस्या। इस खरपतवारों की समस्या नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। खरपतवारों में इसमें 2 श्रेणियों में हम देखा जा सकता है। उसमें एक है चौड़ी पत्तियों का खरपतवार और सकड़ी पत्तियों के खरपतवार। सकड़ी पत्तियों के खरपतवार में आप गेहूं के मामा, जिसे गुली डंडा हम बोलते हैं, उसको देखा जा सकता है, और जंगली जाई जो है उसको भी हम देखा जा सकता है, और पोहा घास जो है और आधी घास सकड़ी पत्तियों के श्रेणी पर हम उसको लगा सकते हैं। और इसके साथ चौड़ी पत्तियों का खरपतवार जो है वो है आपके बथुआ, कृष्णनील, काटेली, जंगली पालक, जंगली मेथी, जंगली मटर आदि देखा जा सकता है। डॉक्टर हर्षा जी, आपने जितने भी खरपतवार का भी नाम लिया, अगर वो या उनमें से कुछ भी अगर गेहूं के फसल में दिखता है तो हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? और साथ में एक और सवाल है कि कितने दिन के अंदर इनको ये जो खरपतवार है उसके नियंत्रण का उपाय उनको कर देना चाहिए? पहले ही स्तर पर आपको गुणवत्ता बीज को आपको सेलेक्ट करना होगा, जिसमें खरपतवारों से मुक्त रहने वाले बीज को आपको बुआई करना पड़ेगा। और इसके साथ अगर गोबर का खाद आप डाल रहे तो उसमें खरपतवारों से बीज से मुक्त रहना है। तो जो अच्छे से सड़ा हुआ हो गोबर के खाद, उसका प्रयोग करें। और 35 से 40 दिन के अंदर या 25 से 40 दिन के बीच में एक निराई कर दे। और गेहूं अगर अभी बुआई कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा घना छीट के उसको, या थोड़ा उच्च बीज दर उपयोग करने से खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके साथ हर साल फसल चक्र में 1 साल दलहन या तिलहन फसल लेने से आपके गेहूं के मामा, जो गुल्ली डंडा बोला जाता है, जिसका प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है, इसका कंट्रोल हम कर सकते हैं। और धान के बदले में मक्का लगाने के बाद गेहूं लगाने से जंगली जाई का प्रकोप भी हम कम कर सकते हैं। अगर रासायनिक तरीक़ों से किसान भाई खरपतवारों का नियंत्रण करना चाह रहे तो पेंडिमिथलिन नाम का दवा मिलता है, उसको 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। बुआई से 3 दिन के अंदर इसका छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर हर्षा जी, जितने भी आपने खरपतवार नाशी का नाम बताया, तो हमारे किसान क्या करते हैं, उसी का एक ही खरपतवार नाशी का बार बार उपयोग करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्यों? देखिए, खरपतवार नाशी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जितना मात्रा में हम जो बताए उसी मात्रा में यूज़ करिए। अगर और हर साल एक ही खरपतवार नाशी को यूज़ ना करें, क्योंकि वो खरपतवारों में प्रतिरोधकता शक्ति बढ़ा देता है। इसीलिए हर साल दूसरे जो केमिकल का नाम हम बताए उसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर हर्षा जी, अगर खरपतवार फसल में रह जाता है तो उत्पादन को बहुत कम कर देता है। आपने इस विषय पर हमारे किसानों को जागरूक किया, आज कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चलते तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है।
किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं FPO का डायरेक्टर हूं। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कार्यक्रम से जुड़े रहिए इसी समय इसी चैनल पर ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए। होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ ऐसे ही नई खबरों, नए विषयों, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।